Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This is the third lecture of class 9th history and we were studying about French Revolution. अब तक फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में हमने देखा कि वहाँ की सोसाइटी में क्या डिवीजन है ना. देयर वॉज दी एस्टेट सिस्टम, क्लर्जीज, नोबैलिटीज एंड पीजेंट्स एंड फार्मर्स. और इन तीनों एस्टेट के बीच में जो टैक्सेशन का सिस्टम था वो किस तरीके से था. सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट वॉज पेइंग दी taxes. Other two estates, they were not paying any kind of taxes, but they were still collecting some kind of taxes from the third estate. ठीक है. अभी इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, लोगों की वेजेस भी स्टेगनेंट हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अब उनके पास रिवोल्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता. लेकिन जो थर्ड एस्टेट है सिर्फ वो रिवोल्ट कर रहा है. और हमने देखा था कि थर्ड एस्टेट में भी कुछ लेवल्स हैं. थर्ड एस्टेट में जो सबसे पहला लेवल है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दी बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स. ठीक है. फिर दूसरा लेवल क्या था, पीजेंट्स एंड फार्मर्स. और तीसरा लेवल था डेली वेज अर्नर्स या फिर पुअर फार्मर्स का. अब इन तीनों में से जो पीजेंट्स एंड फार्मर्स हैं और जो पुअर पीजेंट्स हैं या फिर पुअर फार्मर्स हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, ये लोग रिवोल्ट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं. टैक्स ये पे कर नहीं पा रहे और टैक्सेस में इंक्रीज हमेशा होते ही जा रहा है. यहाँ पर एक इमरजेंस होगा सोशल ग्रुप का. एक सोशल ग्रुप यहाँ पर इमर्ज होगा जिसको हम बोलेंगे मिडिल क्लास. और ये मिडिल क्लास कौन है, थर्ड एस्टेट का प्रॉस्पेरस सेक्शन. ठीक है, यानी जो पहला लेवल था बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, है ना, लॉयर्स, ये सारे लोग जो हैं ये क्या कर पा रहे हैं, ये थोड़े से प्रॉस्पेरस हैं थर्ड एस्टेट में. ये लोग डिसाइड करेंगे कि अब इस रेवोल्यूशन में लीडर हम बनेंगे. ठीक है, ये रेवोल्यूशन को लीड करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि जो बाकी दो लेवल्स है थर्ड एस्टेट के, वो रेवोल्यूशन तो कर रहे हैं, रिवोल्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने रेवोल्यूशन को नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंचा पाते. और ट्रूप्स जो है, किंग की ट्रूप्स जो है, वो उनको वहीं पर सप्रेस कर देती है. अब उनके पास क्या आ रहा है, एक सपोर्ट आ रहा है जिसको हम बोल रहे हैं मिडिल क्लास. So let us start our today's lecture. See, growth of middle class. Till now, peasants and workers participating in revolts against food scarcity and increased taxes. They lacked means and programs that would bring about a change in the social and economic order. अभी तक थर्ड एस्टेट के जो पीजेंट्स और आर्टिस्ट हैं, लैंडलेस लेबर्स हैं, ये सारे लोग रिवोल्ट कर रहे हैं. क्यों? Because of the food scarcity as well as increase in the taxes. Fine. But they were lacking in the means and programs. जो कि क्या कर सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, प्रोग्राम्स नहीं, इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है रेवोल्यूशन का, जिसके कारण क्या हो रहा था, ये हर बार सप्रेस्ड कर दिए जाते थे. फाइन. देन मिडिल क्लास जैसे ही इमर्ज होती है 18th सेंचुरी में. मिडिल क्लास कब इमर्ज हो रही है, 18th सेंचुरी में. जैसे ही मिडिल क्लास इमर्ज होती है ये चैलेंज करती है प्रिविलेजेस को. अब प्रिविलेजेस किसके पास थे, फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट. जब हम एस्टेट सिस्टम पर रहते तब हमने देखा था कि नोबैलिटी और क्लर्जीज दोनों के पास ही बहुत सारे प्रिविलेजेस थे बाय बर्थ. और इससे किसको प्रॉब्लम थी, जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रहा है. ठीक है, मिडिल क्लास का क्या कहना था कि प्रिविलेजेस आपको देने हैं तो आप मेरिट के बेसिस पे दो. किसी भी सोसाइटी में बाय बर्थ प्रिविलेजेस के राइट्स किसी के पास नहीं होने चाहिए. ये थिंकिंग किसकी थी, मिडिल क्लास लोगों की. अब मिडिल क्लास जो है तो ये थर्ड एस्टेट का पार्ट ही, तो इसके पास पैसा कैसे आया, है ना, इसके पास रिसोर्सेस कैसे आए कि ये लीड करने के बारे में सोच रहा है. ठीक है. They earned wealth through expanding overseas trade and manufacturing goods such as textiles. इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने देखा था कि ये बिग बिजनेसमैन हैं, ये मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं, ये ओवरसीज ट्रेड को एक्सपेंड करते हैं. ओवरसीज ट्रेड को एक्सपेंड करने का मतलब है कि दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना, जनरली जिनसे हम सीज के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, वाटरवेज के थ्रू जिनसे हम ट्रेड कर रहे हैं. फाइन. अब ओवरसीज ट्रेड कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मतलब ये फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाना शुरू कर चुके थे. फिर there were some professions like lawyers and administrative officers. Now, educated people believe that no group should be privileged by birth.
प्रिविलेजेस के अगेंस्ट नहीं थे मिडिल क्लास, लेकिन उनका ये कहना था कि अगर आपको प्रिविलेजेस देना है सो यू शुड गिव इट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। और मेरिट क्या है? मेरिट का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल ने जब किसी एक फील्ड में अपनी पोटेंशियल, अपनी कैपेबिलिटी से एक्सीलेंस को हासिल किया हो, है ना, उसने कुछ अचीव किया हो, तब आप उसको प्रिविलेज देते हो तो समझ आता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस बेसिस पर प्रिविलेज दे रहे हो कि किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है ना, या किस एस्टेट को बिलोंग कर रहा है, तो दैट इज रॉन्ग, राइट। देन सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लाइन अभी तक चैप्टर में पहली बार आई है, लेकिन यही है रिजल्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज ओवर, जैसे ही वो फ्रांस को एक रिपब्लिक बना देते हैं, तो क्या होगा, वहां पर दो कंसेप्ट निकल के आते हैं जो पूरे यूरोप को समझ में आते हैं। कौन से हैं दो कंसेप्ट? इक्वालिटी एंड लिबर्टी। इक्वालिटी मतलब सबको बराबरी देना, ठीक है, समानता। देन लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, है ना, लिबर्टी मतलब कि फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब यहाँ पे आजादी नहीं है, फ्रीडम का मतलब है, लिबर्टी का मतलब है कि इंडिविजुअल को आप चॉइस दे रहे हो, है ना, उसको इतना फ्रीडम दे रहे हो कि वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपना सर्वाइवल चला सकता है, उसको राइट्स दे रहे हो आप, फाइन। देन अब क्या होता है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर कुछ एजुकेटेड लोग हैं, वैसे ही कुछ लोग जो रिसर्चेस में इन्वॉल्व थे, कुछ लोग जो थ्योरीज में इन्वॉल्व थे, वो बन जाते हैं फिलोसोफर्स। और यहाँ से 3 फिलोसोफर हमारे पास आते हैं, जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। और जिनमें से मॉन्टेस्क्यू होते हैं, ये क्या प्रपोज करते हैं, दैट पावर शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, rather it should be divided between the 3 organs, legislature, executive and judiciary, ठीक है। अब लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या है? लेजिस्लेचर का मतलब है जो लॉ बनाने वाली बॉडी है, एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करने वाली बॉडी है, और जुडिशरी का मतलब है कि अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स जो क्या कर रही है, लोगों को जस्टिस सर्व कर रही है, फाइन। अभी इनके बहुत डिटेल में अगर जाना है, सो आई ऑलरेडी मेड अ लेक्चर ऑन दिस, है ना, वो आपको क्लास 8th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, द फर्स्ट लेक्चर अबाउट सिविक्स, फाइन। नाउ अब ये जो आइडिया है मॉन्टेस्क्यू का, ये सबसे पहले कहाँ फॉलो किया जाता है? यूएसए में। सबसे पहले कहाँ फॉलो किया जाएगा? यूएसए में। कभी हमने देखा था कि फ्रांस जो है वो 13 अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करता है टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, है ना। जब ये 13 कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होती हैं तो सबसे पहले ये क्या करती हैं, इस आइडिया को अप्लाई करती है ना। ये क्या मतलब क्या सिस्टम है इनका कि गवर्नमेंट बनेगी, उसके 3 ऑर्गन्स होंगे और पावर जो है वो डिवाइडेड रहेगी। पावर के डिवाइडेड होने से क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? पावर अगर किसी एक हाथ में रहेगी तो मिसयूज के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर पावर डिवाइडेड है तो मिसयूज के चांसेस कम है, और साथ में जो बॉडीज है ना, जो ऑर्गन्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ये काम भी ठीक से करेंगे ना। अब ये जो फिलोसोफर के आइडियाज होते हैं ये बहुत तेजी से स्प्रेड होते हैं। जो लिटरेट लोग होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे, वो क्या करते हैं, दे स्प्रेड द आइडियाज टू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स। और जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो इलिटरेट है ना, ये लोग क्या करते हैं, इनके बीच में आइडियाज कैसे स्प्रेड होते हैं? थ्रू दी डिस्कशंस। बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस पर, कॉफी शॉप्स में, कैफे में, बहुत सारी जगह पर क्या होते हैं, डिस्कशन लोग फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं, जिसके कारण इनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है इन दीज आइडियाज। देन अमिड ऑल दीज थिंग्स व्हाट हैपेंस, अ न्यूज स्प्रेड। एक न्यूज फैलती है कि लुइस 16 जो है वो इन टैक्सेस को इंक्रीज करने वाले हैं, है ना। अभी ये सारी सिचुएशन में अगर हम देखें तो लोगों के बीच में वैसे भी आइडियाज फैल रहे हैं, ठीक है, लोग इक्वालिटी के बारे में समझ रहे हैं, लोग लिबर्टी के बारे में समझ रहे हैं, और ऐसे में अगर उनको बताया जाता है कि टैक्सेस बढ़ने वाले, तो उनके अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो और ज्यादा तेजी से शुरू हो जाएगा, है ना। लोग बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे इस चीज को लेकर, और अब फाइनली क्या होने वाला है, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक का मतलब क्या है? अभी तक जो रेवोल्यूशन की फीलिंग उनके अंदर चल रही है उसको भड़काने का काम कौन कर रहा है? ये वाली न्यूज, ठीक है। तो अब लोग क्या करने वाले हैं, यहां से रेवोल्यूशन ब्रेक होने वाला है, अब वो एक वायलेंट रूप लेने वाला है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट कि किंग जो है, लुइस 16 जो है, ये एक मीटिंग बुलाते हैं एस्टेट जनरल की, ठीक है। एस्टेट जनरल क्या है अब? सो इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट टिल दिस मच,
do ask me in the comment section. And don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.